नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री के हैदराबाद वाले भाषण ने ना पूरे देश में और खास तौर पर मीडिया में एक अच्छी खासी हलचल मचा दी है। हर कोई बस इन्हीं सुर्खियों की चर्चा कर रहा है। लेकिन आज हम किसी भी राजनीतिक चश्मे को एकदम किनारे रखकर पूरी तरह से न्यूट्रल होकर इन सुर्खियों के पीछे के असली अर्थशास्त्र को डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होगा कि आखिर इन अपीलों के पीछे का साइंस और असली गणित है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हम सबके दिमाग में घूम रहा है, चलिए सीधा उसी पर आते हैं। क्या हम किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या कल सुबह कोई इमरजेंसी लगने वाली है? आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद यही है कि हम इन सारी परतों को एक एक करके हटाएं। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये समझेंगे कि क्या सच में देश किसी आपात स्थिति के मुहाने पर खड़ा है या फिर कहानी कुछ और ही है। डरने या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस शांति से फैक्ट्स को समझने की जरूरत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अपीलें की हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचें, वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की आदत डालें, कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें और जो गैर जरूरी विदेश यात्राएं हैं उन्हें कम करें। अब जरा सोचिए, एक नेशनल एड्रेस में देश के नागरिकों से रोजमर्रा की आदतों को बदलने की इतनी बारीक अपील करना थोड़ा असामान्य लगता है ना। आखिर इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है? असल में इसका जवाब हमारी सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर छिपा है। इन घरेलू अपीलों की जड़ें सीधे तौर पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। मिडल ईस्ट में जो युद्ध और तनाव का माहौल चल रहा था, वो एक बार फिर से भड़कता हुआ दिख रहा है। और ख़ास तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास जो टेंशन बढ़ रही है ना, उसने पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। तो ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की टेंशन है। अब इस डेटा को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। 85%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और हमारे अपने देश में सिर्फ 15% तेल का उत्पादन होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था तेल के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर करती है। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल को लेकर कोई भी हलचल या संकट आता है, तो उसका सीधा और एकदम तुरंत असर हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत पर पड़ता है। तो ये पूरी चेन आखिर काम कैसे करती है? चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जैसे ही ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तुरंत महंगा हो जाता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को अपना जरूरी तेल खरीदने के लिए विदेशों में कहीं ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। अब जब देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाएंगे, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भारी दबाव पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है और अंत में देश के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ने लगती है। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत भारी भरकम शब्द बार बार आता है, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स असल में अमेरिकी डॉलर का वो खजाना है जो किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे हमारा रिजर्व बैंक, अपने पास सुरक्षित रखता है। इसे आप देश की एक इमरजेंसी गुल्लक मान सकते हैं, जो ग्लोबल शॉपिंग के काम आती है। दुनिया भर से जरूरी चीजें खरीदने के लिए ये डॉलर बहुत जरूरी हैं। और सच कहूं तो सरकार की इन सभी अपीलों के पीछे का जो असली लॉजिक है, वो यही है कि हमें किसी भी हाल में अपनी इस गुल्लक में डॉलर्स को बचा कर रखना है। यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारे शौक़ क्या हैं। एक तरफ हमारे पास कच्चा तेल है, जो एक बुनियादी ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियाँ और पूरी इकॉनमी की रफ्तार इसी से तय होती है। इससे हम समझौता नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ है सोना। बेशक सोना हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन आर्थिक नज़रिए से देखें तो ये एक गैर ज़रूरी खर्च है। शादियों और त्योहारों के लिए सोने की खरीदारी को हम कुछ समय के लिए टाल तो सकते ही हैं, ताकि देश का खजाना सुरक्षित रहे। शायद हमारे मन में ये सवाल आए कि सिर्फ सोना न खरीदने से भला क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 700 से 800 टन। जी हाँ, हम हर साल विदेशों से इतना सोना खरीदते हैं। इसका वजन सैकड़ों हाथियों के बराबर है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक हैं। अब दिक्कत यह है कि इस पूरे 800 टन सोने का पेमेंट डॉलर में होता है। हर साल शादियों के सीजन में सिर्फ इस एक आदत की वजह से अरबों डॉलर देश से बाहर चले जाते हैं। ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर एक बहुत ही बड़ा सालाना बोझ है। और इसी बात को मार्केट एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। एक विशेषज्ञ के इस स्टेटमेंट को ही ले लीजिए।
उनका कहना है कि युद्ध 70 दिनों से चल रहा है, लेकिन सोने की कीमतों में केवल 5% का मामूली करेक्शन आया है। सिर्फ 5%, जो मौजूदा ग्लोबल उथल-पुथल के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट एकदम स्टेबल है। तो प्रधानमंत्री की ये अपील सोने की ग्लोबल कीमतें गिराने का कोई मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे देश के डॉलर्स को बचाने और अपने फॉरेक्स को मैनेज करने की एक कोशिश है। और ये बात हमें इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने की तरफ ले जाती है। एक वो ज़माना था जब देश पर कोई युद्ध या बड़ा संकट आता था तो लोग देशभक्ति में अपना सोना तक राष्ट्र को दान कर देते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज देश कोई दान नहीं मांग रहा है। इसे आप आर्थिक देशभक्ति का एक नया रूप कह सकते हैं। आज चैलेंज बस इतना है कि हम अपनी खरीदारी को कुछ वक्त के लिए टाल दें। 1 साल तक सोना ना खरीदकर हम सीधे तौर पर देश का पैसा बचाने में मदद कर सकते हैं। और याद रहे, ये कोई कानून या बैन नहीं है, बस एक अपील है। लेकिन बात सिर्फ सोने पर आकर खत्म नहीं होती। कुछ और भी रास्ते हैं जहां से हमारे डॉलर्स लगातार बाहर बह रहे हैं। विदेशी होटलों की बुकिंग हो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हों या विदेशों में की गई शॉपिंग, जब भी हम बाहर जाते हैं हर खर्च डॉलर में होता है। और जरा सोचिए, जब हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करते या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपनी कारों में अकेले सफ़र करते हैं तो हम ज़्यादा पेट्रोल जलाते हैं। और जितना ज़्यादा पेट्रोल जलेगा, हमें बाहर से उतना ही ज़्यादा तेल मंगाना पड़ेगा। और नतीजा, फिर से हमारे डॉलर्स खर्च होंगे। अब इस पूरी सिचुएशन का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद दिलचस्प है, और हमें उसे भी पूरी निष्पक्षता से देखना चाहिए। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर देश में लोग अचानक सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दें तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री और उन लाखों छोटे कारीगरों का क्या होगा जिनका रोजगार इसी पर टिका है? उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम हर नौकरी में तो पॉसिबल नहीं है ना। जो लोग फैक्ट्री या फील्ड में हैं वो घर से काम कैसे करेंगे? और किसानों के लिए अचानक से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ एक सीधी साधी अपील नहीं है, इसके कई गहरे आर्थिक प्रभाव भी हैं। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच एक आंकड़ा ऐसा है जो बहुत बड़ी राहत देता है। $700 बिलियन। जी हां, ये आज की तारीख में भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। ये एक बहुत ही विशाल आंकड़ा है जो हमें तसल्ली देता है कि हम किसी पतन या क्राइसिस के कगार पर बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम इसे 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट से कंपेयर करें जब हमारा खजाना लगभग खाली हो चुका था, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। हमारे पास किसी भी बड़े झटके को सहने की पूरी ताकत है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या समझें? संक्षेप में कहें तो सरकार की ये अपीलें घबराहट या पैनिक में उठाया गया कोई कदम नहीं है। इसे हम प्रोएक्टिव इकोनॉमिक डिसिप्लिन कह सकते हैं। मतलब सरकार हालात के बिगड़ने का इंतजार नहीं कर रही है। दुनिया भर में जो अनिश्चितता छाई है ना, उसे देखते हुए पहले से ही एक बहुत ही सतर्क सेविंग्स मोड ऑन कर दिया गया है। मकसद बस इतना है कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी बाहरी ग्लोबल झटके के खिलाफ पूरी तरह से बुलेट प्रूफ रहे। और अब जब हम इस विस्तृत एक्सप्लेनेर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। इस तेजी से बदलती और अस्थिर दुनिया में हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले नेशनल इकोनॉमी को कैसे आकार देते हैं? ये सोचना वाकई हैरान करने वाला है कि हमारी एक छोटी सी आदत जैसे कारपूल करना या कुछ महीनों के लिए सोना ना खरीदना एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर को कैसे बदल सकती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं, हमारे रोजमर्रा के फैसलों में बसता है।